मोदी गवर्नमेंट 3.0 का पहला बजट आ चुका है फॉर 24-25 और 2020 में ना महाराष्ट्र के तब के सीएम उद्धव ठाकरे की एक स्पीच काफी वायरल हुई थी। He said the most successful finance minister is the one who picks someone's pocket and the person never gets to know about it. So क्या सीतारमन ये कर पाई है इस बजट में? और निर्मला सीतारमन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना 7th बजट स्पीच दिया है। So स्टूडेंट, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आप सभी को, क्या आप लोग बता सकते हैं और कौन से फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के जो ऑलमोस्ट इतने सारे बजट स्पीचेस दी है या अभी तक दिया है? लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द बजट। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट द पॉइंट्स दैट आर रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज के न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स में आपको बहुत सारे एनालिसिस मिल जाएंगे यूनियन बजट को लेकर, बट मैं आपको क्रिस्पली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो आप सब लोग अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में पॉइंट्स ऐड कर दीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स यू कैन कोट इन द मेंस एंड फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव you need to have some ideas to which sector the government allocations are tilted. Before we dive into the details of this year budget, यूनियन बजट से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जीडीपी ऑफ इंडिया, फिस्कल डेफिसिट, स्कीम्स एक्सेट्रा। एंड आपके स्टेट पीसेस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द बजट। द बजट इज एस्टिमेटेड ऑफ 48.21 ट्रिलियन रुपीज which is 1.2% higher than the 47.66 trillion rupees estimated in the interim budgets presented in the February. The GDP for the budget financial year 24-25 is estimated at 3 crores 26 lakhs 36,912, which is 10.5% over the provisional estimate of financial year 23-24 at rupees 2 crores 95 lakhs 35,667. So fiscal deficit is 4.9%, revenue deficit is 1.8% and primary deficit is 1.4%. So यहाँ पे आपको एक काम और है कि आपको ना पढ़ना पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है एंड प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है। सो रुपीज 2 लाख करोड़ हैज बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर न्यू स्कीम्स। कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन जैसे इंडियाज एग्रीकल्चर पॉलिसी, एक्सपेंस ऑन स्पेस, railway infrastructure. So union budget would provide you an insight to answer these type of questions, and we all as aspirants can analyze the pros and the cons associated to the government expenses and focus areas. So students, पहले ये बताना चाहूंगी कि बजट होता क्या है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन में न्यू हैं, उनके लिए हर बेसिक टेक्निकल डिटेल्स को मैं थोड़ा एलाबोरेट करूंगी। सो यूनियन बजट गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर। वो समराइज करता है न्यू टैक्स प्रपोजल को फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर एंड एस्टिमेट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। सो इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक साल के सारे खर्चे, पैसे कहाँ से आए, कहाँ खर्चे हुए, उसका डिटेल रिपोर्ट कार्ड है। जैसे एक फैमिली अपने खर्चे को हिसाब रखती है ना, उसी तरह हर कंट्री अपने सारे खर्चे को बजट में पॉइंट करता है कि हाउ दे गोना स्पेंड द मनी। बजट के एनालिस्ट के हर साल बजट में कहाँ गवर्नमेंट का फोकस रहा, कहाँ होना चाहिए, ये सारे बातों पे अपना एनालिसिस करते हैं। सो द फर्स्ट बजट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन 1860 बाय जेम्स विल्सन of the British Indian government. After the independence, India's first budget was presented in 1947 by Finance Minister R.K. Shanmugam Chetty. And there's a constitutional provision that as per Article 112 of the Indian Constitution, the Union budget is a statement of the government's estimated receipts and expenditure. It is also known as the annual financial statement of the government. However, the term budget is not mentioned in the constitution. तो ये आपना बहुत important है। कभी कभी ना आपके प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्म जो बजट है ना वो कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। टाइम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन फोकस्ड majorly on the 4 aspects. First, गरीब, which is the youth of India, Yuva, which is the youth, Annadata, which is the farmer, and Nari, which is the woman. Additionally, there are 9 priorities areas. The number 1 is agriculture,
Number 2 is employment and upscaling, inclusive human resource development. Third is manufacturing and services. Fourth is urban development. Fifth, innovations and research and development. Sixth, support for MSMEs. Seventh, energy security. Eighth, infrastructure throughout all major areas. And ninth, next generation reform. So a significant allocation of rupees 1.48 lakh crore is earmarked for the education, employment and skilling. So आप लोग बताइए क्या क्या reforms are the demand of the generation and the government should focus on apart from this जो important होता है budget में. That is taxation and tax slabs. So another thing which you guys should focus on is the inflow and the outflow of the budget. पहला होता है गवर्नमेंट कहाँ से स्पेंड करेगी तो वो अपना बताती है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसे चाहिए भी ना तो वो कहाँ से आते हैं, वो टैक्सेस से आते हैं. So कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस है, what are your suggestions with respect to that? So we'll move forward. Now what is the priority number 1 is productivity and resilience in agriculture. जैसे हम न्यूज में देखते हैं ना कि अक्सर पढ़ते रहते हैं हम न्यूज में या हम पढ़ते भी हैं कि इंडिया के खेतों में ना प्रोडक्टिविटी बहुत कम है कंपेयर टू यूएसए एंड चाइना. सो इस बार का फोकस है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और रेजिलियंस से मतलब है कि कभी बहुत ड्रॉट, फ्लड जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अकर होते हैं. सो ऐसे सीड्स को डेवलप करना है जिनसे इनका इफेक्ट खेती में कम से कम हो. सो बेसिकली रिसर्च इकोसिस्टम को बेटर किया जाएगा. गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इम्पेटस for pulses in oil seeds. Oil seeds are imported in great amount. Last year we imported around $19 billion of oil seeds. As we all know ना कि हम काफी अमाउंट में pulses को प्रोड्यूस करते हैं, but still हमको import करना पड़ रहा है. So measures include releasing new 109 high yielding crop varieties, including horticulture, cereals, pulses, प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग अमंग 1 करोड़ फार्मर्स. जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी ना, गवर्नमेंट कहती है कि वो फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगी, नेचुरल फार्मिंग को लेके उनके प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेट देगी और ब्रांडिंग में भी हेल्प करेगी ताकि उनके प्रोडक्ट्स को बेटर मार्केट प्लेस मिल जाए. ये फर्टिलाइजर्स, देखिए फर्टिलाइजर्स तो यूज होते हैं नेचुरल फार्मिंग में भी, बस डिफरेंस ये है कि वो सिंथेटिक नहीं होते यानी कि केमिकल फ्री होते हैं, जैसे कि काउ डंग से बने होते हैं. सो गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट सेंटर्स फॉर इनहेंसिंग production storage and marketing of pulses and oil seeds to achieve आत्मनिर्भरता for all oil seeds. National Cooperation Policy, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल. सो अकेले किसान बीज खरीदने जाता है तो उसको बीज ना थोड़ा महंगा मिलता है, पर कोऑपरेटिव्स में मिल के किसान बीज खरीदते हैं तो मिल के मार्केट में सामान बेचने जाते हैं. तो इस वजह से क्या होगा ना, रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ होगा एंड ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द प्रायोरिटी नंबर 2, दैट इज employment and skilling. So the budget introduces a schemes like employment linked incentive and initiative to boost skilling with a focus on skilling 20 lakh youth over a 5-year period and upgrading 1,000 industrial training institutes. Under that there is a scheme A for the first timers. So इसमें क्या है, जिसकी भी जॉब फर्स्ट टाइम लगती है इन द फॉर्मल सेक्टर, जो फर्स्ट पे होगा वो गवर्नमेंट भी देगी. पर ऐसा नहीं है किसी को 50,000 की सैलरी है तो गवर्नमेंट 50,000 देगी, नहीं, गवर्नमेंट देगी पर अप टू 15,000 एंड द एलिजिबिलिटी लिमिट वुड बी अ सैलरी ऑफ 1 लाख per month. Scheme B, that is job creation in manufacturing. गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी उनको जिनकी जॉब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगी है 4 साल के लिए. डायरेक्टली मिलेगा बोथ टू द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर विद रिस्पेक्ट टू देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन. एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये स्कीम 30 लाख यूथ को हेल्प करेगी. So there is a scheme C now, that is the employer focused scheme that would cover additional employment in all sectors. तो जिनकी सैलरी 1 लाख पर मंथ होगी, सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को 2 सालों तक हेल्प करेगी अप टू 3,000 रुपीज. एंड द नेक्स्ट इज financial support for higher education and loans for the skilling are also announced. So government ये इंश्योर करेगी कि हायर पार्टिसिपेशन हो वुमेन का वर्कफोर्स में, तो उसके लिए होटल्स एंड क्रेचेस सेटअप करेगी
for the working women के लिए in collaboration with industries. The next is Model Skill Loan Scheme. It will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh with the guarantee from a government promoted fund, which is expected to help 25,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट्स बैंक को बोलेगी कि आप स्टूडेंट्स को लोन दे दीजिए फॉर द स्किल अपग्रेडेशन और 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। 1000 ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड किया जाएगा इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट। उनको सिखाया जाएगा ड्रोन्स पे काम करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिपेयर करना एंड ऑल। द नेक्स्ट इज एजुकेशन लोन्स। तो ये उन यूथ के लिए है जो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और ये ई वाउचर फॉर दिस पर्पस विल बी गिवन डायरेक्टली टू द 1 lakh स्टूडेंट्स for 1 year for annual interest subvention for 3%. The next is priority number 3, that is inclusive human resource development and social justice. Enhanced support for economic activities among marginalized groups including tribal communities, women entrepreneurs is emphasized here. तो गवर्नमेंट की जो पूर्वोदय इनिशिएटिव है that aims to comprehensively डेवलप द ईस्टर्न रीजन, जो ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के हैं ना, जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, उन पे फोकस करेगी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर enhancement and economic growth to advance towards a developed nation. The finance minister announced the launch of the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan to enhance the socio-economic conditions of the tribal communities, covering 63,000 villages in tribal majority areas and aspirational districts benefiting approximately 5 crore tribal people. Over 100 branches of India Post Payment Bank will be established in the Northeast region to enhance banking services alongside a provision of rupees 2.66 lakh crore allocate किया जाएगा for rural development and infrastructure this year. Then the priority number 4 is manufacturing and services. So the budget emphasizes support for MSMEs. तो focus करेगी on labor intensive manufacturing में with a new self financing guarantee fund offering up to 100 crore per applicant. So public sector bank will enhance their internal assessment capabilities for MSME credits. Additionally क्या होगा, मुद्रा loan limits will increase to rupees 20 lakh for previous तरुण कैटेगरी borrowers. So आप ये भी देख सकते हो कि मुद्रा लोन में कितनी कैटेगरीज हैं for the exam perspective. The budget also includes initiatives like setting up 50 food irradiation units, establishing 100 food quality labs, and creating e-commerce export hubs. Furthermore, a scheme for internships in 500 top companies aims to benefit 1 crore youth over 5 years. So fifth pillar है urban development. So finance minister said कि स्टेट को एनकरेज किया जाएगा जो स्टैम्प ड्यूटी लगाती है प्रॉपर्टी रजिस्टर करने में, उस स्टैम्प ड्यूटी को कम किया जाएगा जब प्रॉपर्टीज महिलाओं के नाम पे यानी कि विमेन के नाम पे रजिस्टर होंगी। महिलाओं की ना लैंड ओनरशिप बढ़ेगी एंड दैट वुड एम्पावर देम। पीएम आवास योजना को हम सब जानते हैं, इस पर फिर से इसका बजट में मेंशन है एंड दैट इज पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। उसको एलोकेट किया गया है 10 लाख करोड़ टू एड्रेस housing needs of 1 crore urban poor and middle class families को। The next is for the rental properties now. So ऐसी policies बनाई जाएंगी for the regulation of rental housing markets now. इनको थोड़ा ट्रांसपेरेंट किया जाए जिससे ना प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया या साउथ दिल्ली को जो भी है आपका, तो हम लोगों को भी ना यहाँ बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो नाउ द गवर्नमेंट विल ऑल्सो कोलैबोरेट विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स टू प्रमोट वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट in 100 large cities through bankable projects. Additionally, building on the success of PM Swanidhi, the government plans to establish 100 weekly streets, food hubs, food hearts
annually over the next 5 years. So government क्या करेगी, और street food hubs develop करेगी government कुछ selected cities में. Then transit oriented development होगा. ये होता है कि जो transportation के hubs होते हैं ना, जैसे कि दिल्ली में CP वाला एरिया हो गया, कोलकाता के बड़ा बाजार वाला एरिया हो गया, ये सब एरियाज जहाँ पे ना हर तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इजिली अवेलेबल होते हैं, तो उन एरियाज के आसपास ना गवर्नमेंट फुटपाथ बनाएगी, साइकिलिंग पाथ बनाएगी, ताकि लोगों को ना मूवमेंट इजी हो जाए एंड व्हीकल्स कम यूज करना पड़े. इससे क्या होगा, ट्रैफिक बेटर वे में कंट्रोल हो सकता है, बिकॉज ये एरियाज ऑलरेडी काफ़ी क्राउडेड होते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे. नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट. इसमें गवर्नमेंट प्रमोट करेगी वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को. प्रायोरिटी नंबर 6, energy security. So nuclear energy is highlighted as a significant part of India's energy mix. So nuclear energy के सेक्टर में ना गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेगी. सबसे पहले है भारत स्मॉल रिएक्टर्स. ये कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो प्राइवेट कंपनीज इन सेक्टर्स को बिल्ड कर सकती है, टू ऑपरेट कर सकती है. प्राइवेट कंपनीज आपस में ना compete करेंगे, कंपटीशन होगा तो इनोवेशन बढ़ेगा. नेक्स्ट इज पम्प स्टोरेज पॉलिसी. ये किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रोइंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. नेक्स्ट इज AUSC, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट. इसमें क्या होगा, जॉइंट वेंचर होगा बिटवीन NTPC एंड द भेल. दोनों मिलके ना एक 800 मेगावाट का कमर्शियल प्लांट स्टैब्लिश करेंगे. नेक्स्ट इज एनर्जी ऑडिट. A financial support होगा to MSMEs to shift to cleaner form of energy. Next is now PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना that aims to install rooftop solar plants for free electricity to 1 crore households, up to 300 units every year. Next is priority number 7, that is infrastructure. So government will try to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years on this line of rupees 11,11,011 crore for capital expenditure has been allocated this year, which is 3.4% of our GDP. Now the phase 4 of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has been announced to connect 25,000 rural habitation with all-weather roads due to population growth. Next is for Bihar, under the Accelerated Irrigation Benefit Program and other success, the government will allocate rupees 11,500 crore for projects like the Kosi-Mechi Intra-State Link and 20 other schemes, including barrages, river pollution, abatement and irrigation. Additionally, financial assistance will be provided to Assam, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim for flood management, landslides and related projects. So tourism में भी फोकस किया गया है, जैसे कि यूपी में वाराणसी फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर है, सो उसी के तर्ज पे गया में विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा. तो ये होता क्या है, ये जो मंदिरों के ना आसपास पवित्र जगहों को ना जोड़ दिया जाता है मंदिर से फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द tourist. So the development of Nalanda as a tourist center beside reviving Nalanda University to its glorious stature. Next, assistant to development of Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship and natural landscape and pristine beaches, making it an ultimate tourist destination. Odisha में भी tourism बढ़ाने के लिए government support देगी. So assistant to development of Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, natural landscapes and pristine beaches, make it an ultimate tourist destination. Priority number 8, that is innovation, research and development. So the government will establish the Anusandhan National Research Fund to support basic research and prototype development, allocating of rupees 1 lakh crore to spur private sector driven research,
एंड इनोवेशन एट अ कमर्शियल स्केल। देखिए जैसे डेवलप कंट्रीज में क्या होता है ना कि प्राइवेट सेक्टर्स भी काफी एफर्ट्स लेते हैं R&D में, पर इंडिया में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिसर्च ज्यादा है। सो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर को भी ड्राइव किया जाएगा ताकि कमर्शियल स्केल पे वो भी रिसर्च करें। टू एक्सपैंड द स्पेस इकोनॉमी 5-fold इन द नेक्स्ट डेकेड, a venture capital fund of rupees 1000 crore will be established. Priority number 9, next generation reforms. सबसे पहले बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भू आधार यूनिक 14 डिजिट लैंड नंबर। ये आधार, जैसे आधार कार्ड हमारा 12 नंबरों का होता है, तो ये कितने का होता है? ये 14 डिजिट्स का होता है। इससे क्या होगा? इससे किसी भी लैंड की ना सारी डिटेल्स निकाली जा सकती है। लैंड एरियाज एंड अर्बन एरियाज वुड बी डिजिटाइज विद अ GIS मैपिंग। इसको लिंक किया जाएगा फार्मर्स की रजिस्ट्री से भी। सो प्लान्स फॉर एन इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, लेबर रिफॉर्म्स एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ FDI regulations are outlined to spur economic growth. Next is Jan Vishwas Bill 2.0 to improve ease of doing business will be introduced by the government. So economic survey found that social media, screen time, sedentary lifestyle, unhealthy food is destroying the productivity of our country. तो गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है, सिर्फ हमारे अकेले का काम नहीं है, एक ट्राइपार्टाइट कॉम्पैक्ट बनाना होगा। उसमें सेंटर को, स्टेट को, प्राइवेट सेक्टर को, सबको एक साथ आना पड़ेगा। हेलो एवरीवन। सो अब हम ये समझते हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन है क्या और हमारी इकोनॉमी में दिक्कत क्या है। सो एज वी ऑल नो, GDP में 4 चीजें होती हैं: कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। सो इंडियन इकोनॉमी में दिक्कत क्या है? दिक्कत है कंजप्शन की, क्योंकि हमारे देश में लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। खर्चा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो कमा नहीं रहे, उनके पास पैसे ही नहीं है। और इससे कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इंडियन कंपनीज ने इन द पास्ट फ्यू इयर्स बहुत पैसे कमाए हैं। Between 2018 to 22, net sales of 5,000 listed companies की sales 52% तक बढ़ी है और उनके नेट प्रॉफिट 187% बढ़ा है। और कंपनी जैसे कि जोमैटो, बाटा, मेट्रो लाइफस्टाइल, इनके जो फोकस होता है ना, वो कुछ पर्टिकुलर बड़े सिटीज पे फोकस करते हैं। ये अमीरों से ही पैसे कमाते हैं। जैसे जोमैटो के 5% कस्टमर्स उनके मोर देन 40% ऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कंपनीज पैसे तो कमा रही हैं पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं क्रिएट हो रहा है क्योंकि उनके कस्टमर्स लिमिटेड हैं। इस बारे में एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि मोदीनॉमिक्स ने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं किया है हमारी कंट्री में। सो लेट्स टॉक अबाउट इनकम टैक्स। कई लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि इनकम टैक्सेस कम होंगे इस बार, सो दैट प्राइवेट कंजप्शन किक स्टार्ट हो सकता हो, पर ऐसा हुआ नहीं। कैसे? इस बार भी कंट्री के जो सुपर रिच हैं सरकार के फंदे पर फिर से इस बार बच गए हैं। पर 2 चेंजेस जरूर की गई है। पहला, नई इनकम टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन वाज इंक्रीज्ड ताकि प्राइवेट कंजप्शन किक स्टार्ट हो। ये वो अमाउंट होता है जो आप अपने टैक्सेबल इनकम से हटा सकते हो। इस पे आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बढ़ा दिया गया है 50,000 से लेकर 75,000 को। इसके बाद इनकम टैक्स स्लैब को भी चेंज कर दिया गया है, पर इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसके अलावा स्टॉक मार्केट्स में और ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर एसेट्स यू हैव ओन्ड फॉर लेस देन अ ईयर, इसको 15% से 20% कर दिया गया है। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को फॉर एसेट्स यू हैव ओन्ड मोर देन अ ईयर, उसको 10 से 12.5% कर दिया गया है। इसका रीजन है कि इंडियन फैमिलीज ना अपने सेविंग्स को कुछ ज्यादा ही स्टॉक मार्केट में लगा रही है। सरकार को यही डर था कि स्टॉक मार्केट ज्यादा ओवर हीटिंग हो रही है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज्यादा महंगा होगा। अब लोग गुस्सा इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, वो स्टॉक मार्केट में रिटेल प्रोडक्शन कम क्यों कर रही है? क्योंकि सैलरीड क्लास में तो टैक्स है, पर एग्रीकल्चर इनकम पे क्यों नहीं है? कुछ साल पहले RTI से पता चला था कि जहां एग्रीकल्चर में ग्रोथ 3 to 5% हुई है हमारे देश में, पर एग्रीकल्चर इनकम
डिक्लेयर की जा रही है वो जीडीपी से 20 टाइम ज्यादा है। सो इसका मतलब ये है कि लोग कहीं ना कहीं इस सिस्टम को मिसयूज कर रहे हैं, लूप होल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। राजुल अवस्थी, अ स्पेशलिस्ट एट वर्ल्ड बैंक, उन्होंने कहा हमें अमीर फार्मर से टैक्स लेना चाहिए जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। सो अगर आप इस बजट को ध्यान से देखोगे तो गवर्नमेंट ने ना कंजर्वेटिव अप्रोच चूज किया है। उनका मेन टारगेट है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। इनफैक्ट target for fiscal deficit has been lowered to 4.9% of GDP compared to the earlier figure of 5.1% in the interim budget. So सरकार ने डिसाइड किया है कि वो अभी पैसे बचाएंगे फ्यूचर के लिए। उनके हिसाब से इंडिया की कंजप्शन स्टैटिस्टिक्स उतनी डेस्परेट नहीं है अभी। थैंक यू।